हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। दोस्तों मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर 1 में हम दोस्तों जो सबसे पहला हेडिंग लेंगे वो है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चैप्टर नंबर 1 को अब जो दोबारा से लेकर आया हूँ। हालांकि मैंने कई चैप्टर पहले से ही करा रखे हैं, आपको यूट्यूब पर मेरे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पूरा एक्सप्लेन हुआ रखा है। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4, 5 तक, यहाँ तक कि 5 तक मैंने करा रखे हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद ही मैं चैप्टर नंबर 1 को लेकर आया हूँ ताकि हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सब चीज़ अच्छे तरीके से। और दोस्तों इस वीडियो को हम जो बनाने वाले हैं पूरा 1 घंटे में लेंगे, यानी ये जो लेक्चर रहेगा हमारा आज का वो पूरे 1 घंटे का रहेगा। और कोशिश करेंगे इस 1 घंटे की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस बार। जो पढ़ाने का जो मेथड है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेशन कराए थे पहले वो हमने लॉन्ग तरीके से कराए थे, आज हम उनको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से हम आज के डेरिवेशन सारे इस चैप्टर के शॉर्ट तरीके से कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों और शेयर भी कर दिया करें। और कोई प्रॉब्लम है आपको या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताया करें कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए विद्युत आवेश क्या है दोस्तों, आवेश क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि विद्युत आवेश होता है, कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली, इसके लिए हम जानते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने बचपन में करके देखा होगा दोस्तों, जब हम सूखे बालों में कंघा, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कह सकते हैं कि पेन हो गया, जब उसको सूखे बालों में रगड़ना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से हम रगड़ते हैं और जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको रगड़ने के बाद लेकर जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आकर्षण का जो गुण आया है ये किसके कारण आया है दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, एक कोई ना कोई एक ऊर्जा होगी जो इस काम को कर रही है, यानी कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कण इत्यादि छोटे छोटे जितने भी कण हैं वो सब उसकी ओर आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ ये कार्य हो रहा है और ये कार्य बिना ऊर्जा के तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऊर्जा है जो इसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों उस ऊर्जा को ही कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि आवेश आता ही क्यों है, कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को सूखे कंघे या प्लास्टिक की कोई और अदर वस्तु हो सकती है, जब उसको सूखे बालों में रगड़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो ऐसा होता है। ठीक है, हर वस्तु के अंदर क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होता यह है कि जिस टाइम हम रगड़ना स्टार्ट करते हैं सूखे बालों में कंघी वगैरह को, तो या तो कंघी से या फिर हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में वस्तु में आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि हो सकता है कि कंघी से निकल के बालों में चले गए या बालों से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंघी में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा, ठीक है, ये इस वस्तु के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमें जो आवेश मिलता है इस वजह से मिलता है दोस्तों। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, तो आवेश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कोई आवेश क्या है, तो आवेश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होता है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अच्छा ये आवेश जो है क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा के वजह से देखो, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए हम जानते हैं कोई एक आवेश है, मान लीजिए कोई हमारा आवेश है और इस आवेश को मैं Q से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो इसके चारों ओर क्या रहेगा, इसका अपना एक क्षेत्र रहेगा जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहेगा। दोस्तों आवेश का जो होता है चारों तरफ अपना कुछ प्रभाव रहता है, कुछ दूरी तक हर आवेश के चारों ओर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आवेश के चारों ओर क्या रहता है, अपना एक क्षेत्र रहता है जहां तक उसका प्रभाव रहता है। इस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक चीज तो यहां से क्लियर होगी कि जो कोई भी आवेश होता है, ठीक है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है दोस्तों, जब आवेश गति कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब आवेश रुका हुआ है तो केवल और केवल उसके
चारों ओर विद्युत क्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र रहता है। लेकिन जब आवेश गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं दोस्तों। ठीक है, आवेश है गतिमान अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, या कह सकते हैं आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इतना आप समझ चुके होंगे आवेश में, बस इतना ही काफी है दोस्तों आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश के बाद देखिए आवेशों के गुण की बात कर लेते हैं। गुण क्या है? आवेशों के गुण क्या है दोस्तों? हम जानते हैं आवेश जो होते हैं, एक आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाता है। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक आवेश यहाँ रख रखा है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखा है इस बिंदु पर Q आवेश। ठीक है, एक बिंदु आवेश है Q। इसके पास जब हम कोई दूसरा आवेश लेकर जाएंगे, मान लीजिए Q0 मैंने एक क्या ले लिया? परीक्षण धनावेश ले लिया है, धनावेश। तो दोस्तों ये क्या? परीक्षण धनावेश है। ठीक है, जब हम Q0 को इसके विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो ये क्या करेगा? इस पर दूर की तरफ एक बल लगाएगा, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, अर्थात इस पर एक धक्का मारता है। ये मतलब कह सकते हैं कि एक दूर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाता है। इस बल को कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, अगर यही आवेश कैसा होता? हमारा ऋण आवेश होता है। ठीक है, कैसा होता? परीक्षण आवेश कह सकते हैं हम इसे। और ये कैसा होगा? मान लीजिए ये ले लिया हमने ऋणात्मक प्रकृति का, तो ये प्लस आवेश क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा, अर्थात इस पर बल लगाएगा इधर। तो दोस्तों ध्यान रखना, आवेश जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो आवेशों के प्रकार में हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा धनावेश और एक होता है हमारा क्या? ऋणावेश। और दोस्तों ध्यान रखना, धनावेश जो होता है वो किस पर पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है हमारा प्रोटोनों पर, प्रोटोन पर। तो दोस्तों प्रोटोनों पर जो होता है धनावेश होता है। ऐसे अगर हमसे कोई पूछे कि ऋणावेश जो होता है वो कहाँ पर होता है, किस वस्तु पर होता है, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों पर, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉनों पर होते हैं। तो ध्यान रखना, धनावेश और ऋणावेश कहाँ कहाँ होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे हम आपको बता दें, धनावेश जो होता है, अर्थात मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पर जो होता है, ठीक है, वो कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इतना आवेश होता है दोस्तों धनावेश। ठीक है, किस पर? प्रोटॉन पर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन पर आवेश होता है इतना। अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो आवेश कैसा होता है? ऋणावेश होता है। यानी कि कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है? बराबर बराबर है, परंतु प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन पर धन का होगा और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ऋण का होगा। ठीक है दोस्तों, पर इतना आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने बता दिए कितने कितने होते हैं। दोस्तों ये जो कूलाम है ना, कूलाम ये क्या है? आवेश का मात्रक होता है, अर्थात हम कितना आवेश ले रहे हैं। भाई आवेश को मापने के लिए एक इकाई होनी चाहिए, पर एक मात्रक होना चाहिए इसका। तो हम किस में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम क्या होता है? सिर्फ आवेश का मात्रक होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वैसे जो कूलाम है ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आवेशों के बारे में बताया था, तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर इनका मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो धन यानी जितने भी प्रकार के हमारे, चाहे किसी प्रकृति का हो, ठीक है, जब हम आवेश लेते हैं तो दो आवेश जब भी पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एक विद्युत बल जरूर लगता है। अगर आपने आवेश समान प्रकृति के लिए रखे, यानी एक धनावेश दूसरा धनावेश, तो उनके बीच में सदैव प्रतिकर्षण का बल लगेगा। या कह सकते हैं एक ऋणावेश है और दूसरा भी ऋणावेश है, तो दोनों अभी भी कैसे है? समान प्रकृति के हैं, ऋण ऋण आवेश है, तो उनके बीच में भी एक बल लगेगा। इसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण बल।
जब दोस्तों अपोजिट प्रकार के यानी विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे एक धनावेश एक ऋणावेश, और जब ये पास पास में आते हैं तो एक दूसरे बल जो लगाते हैं वो लगता है आकर्षण का बल। तो ध्यान रखना दोस्तों, धनावेश धनावेश और दूसरा भी धनावेश, जब दोनों समान प्रकृति का आवेश हो, ठीक है, तो हमेशा कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। ठीक है दोस्तों। दूसरा ऋण आवेश हो, दोनों ऋण आवेश, पहला ऋण आवेश हो और दूसरा भी ऋण आवेश हो, तो भी ये कैसे हैं दोस्तों, समान प्रकृति के हैं और इनके बीच में भी प्रतिकर्षण का बल ही लगेगा। और ये तीसरी कंडीशन है कि यदि एक हमारा धनावेश हो और एक हो हमारा ऋणावेश, आगे पीछे कोई सा भी लिख सकते हैं, एक धनावेश है और दूसरा क्या है, ऋणावेश है दोस्तों, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा कौन सा, आकर्षण का। और दोस्तों आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खींचना, ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना आकर्षण, और एक दूसरे से दूर की तरफ लगाना बल वो होता है हमारा प्रतिकर्षण का, यानी एक दूसरे दूर दूर करना प्रतिकर्षण बल। तो ध्यान रखना, जब दोनों समान आवेश हो, या तो दोनों धन धन हो या ऋण ऋण हो, तो प्रतिकर्षण, और एक धन और एक ऋण यानी विपरीत प्रकार के हो तो आकर्षण। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर बताने चाह रहे थे कुछ, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था सदा भी क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और वो बल दो प्रकार का हो सकता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। कब प्रतिकर्षण होगा कब आकर्षण होगा आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। चलिए अब आवेशों के गुण में हमने देखो दो गुण तो ये बता दिए कि जब समान प्रकृति को हो तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विपरीत प्रकृति को हो तो क्या लगाते हैं, आकर्षण का बल। तो एक गुण तो हमारा यहाँ से ये हुआ। दोस्तों दूसरा गुण हम क्या लेते हैं इसमें, चलिए इसको रफ कर देते हैं पहले। आवेशों का एक गुण होता है दोस्तों क्वांटीकरण, कह सकते हैं हम, हेडिंग डाल लेते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण, हम ये समझने की बात कोशिश करते हैं। ठीक, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है पहले आपसे ये समझेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से समझें। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, यानी किसी एक वस्तु पर आपने दूसरी वस्तु को रगड़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है और एक वस्तु है हमारे पास ये बी, आपने ए को बी के साथ रगड़ना स्टार्ट किया, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। मान लीजिए ए वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वस्तु में गए इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से कितने गए, 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ए से निकलकर बी में चले गए दोस्तों। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, परिमाण में देखा जाए तो इतना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन गए इसमें से निकल के, 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो दूसरी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो आवेश आएगा, अर्थात 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हम कह सकते हैं, या तो हम इसे 5e कितना गया, 5e गए, तो इसको क्या कहें, 16 × 5 = 65, 6.5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि कभी भी रगड़ने के दौरान कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, टूटकर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा दूसरी वस्तु पर। या तो सीधा 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा, या सीधा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या सीधे 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो इसी तरीके से हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमेशा पूर्ण गुणज की फॉर्म में जाते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं, या तो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। ई का सदैव 1 गुना 2 गुना 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना इस तरीके से जाता है आवेश। कभी भी ऐसा आवेश नहीं जाएगा दोस्तों कि यहाँ से E/2 इलेक्ट्रॉन चले गए निकलकर, ठीक है, या हमने कह दिया कि 7.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो दोस्तों कभी, या तो देखो 1/2 ई का मतलब है 0.5 ई यानी आधा इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जाता है। ठीक है, इसका मतलब 7.5 इलेक्ट्रॉन,
या तो 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या सीधे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 7.5 का क्या मतलब है? ऐसा ही आधा इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है? या तो सीधा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या सीधे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आधा इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आधा पौना इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु पर यानी किसी वस्तु पर जब हम आवेश को कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी वस्तु पर आवेश की हम गणना करेंगे, तो सदैव ये देखा जाएगा हमेशा या तो E या 2E या 3E डॉट 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 इसी तरीके से आवेश पाया जाएगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से ही आवेश पाया जा सकता है। ठीक है, कभी भी इस रूप में आवेश नहीं पाया जा सकता। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ये जो गुण होता है, इसी गुण को कहते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण। तो ध्यान रखना, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर जाता है और यदि हम किसी वस्तु पर आवेश के मान को कैलकुलेट करना चाहे या उसकी गणना करना चाहे, मापना चाहे कितना है, तो सदैव यह देखा जाता है कि किसी वस्तु पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कभी भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन E/2 या 7.5E इत्यादि रूप में नहीं पाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों के इस गुण को ही दोस्तों हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं, आवेश की मात्रा Q है और ये कितना होगा, सदैव एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि n कर सकते हैं और प्लस माइनस लगा दीजिए। तो Q बराबर हो गया दोस्तों प्लस माइनस Ne। यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, आवेशों का क्वांटीकरण कितना होता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। जहां पर दोस्तों n क्या है, n कोई भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और कह सकते हैं n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी वस्तु पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। और ये क्या है, Q आवेश है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें, बोर्ड में इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है दोस्तों। लगभग 90% चांस है कि इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण हो गया। अब हम देखते हैं यहां से चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं सीधे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या है वो हम देखेंगे यहाँ। कूलाम का नियम क्या है, देखो समझने की कोशिश करें। कूलाम मैंने आपको बताया था, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, और जिन्होंने आवेशों को, ठीक है, आवेशों के बारे में बताया था, अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कैलकुलेट किया था कूलाम साहब ने। इसलिए उनके नाम के आधार पर ही आवेशों की मात्रा को कूलाम कहते हैं। और कूलाम ने अपना नियम दिया था, उस नियम में क्या बताया था, देखिए अभी हमने बताया था, मान लीजिए दो हमारे पास आवेश है, और क्या मान लीजिए इस बार मैंने बिंदु आवेश माने दोस्तों। एक आवेश है हमारा Q1 और दूसरे का मान है Q2, और एक दूसरे से हमने मान लीजिए कुछ दूरी पर रखे, और सपोज वो दूरी क्या है, R है, एक दूसरे R दूरी पर रखे हुए दोस्तों। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जब भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में सदैव एक बल कार्य करता है, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं दोस्तों। अगर दोनों प्लस प्लस में होंगे तो प्रतिकर्षण, दोनों माइनस माइनस के हुए तो भी प्रतिकर्षण, और अगर एक प्लस एक माइनस है, या ये वाला प्लस हो ये वाला माइनस हो, तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण का बल। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सदैव उनके बीच में कोई ना कोई बल जरूर लगता है, चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, वो डिपेंड करेगा उनकी प्रकृति पर कि वो आवेश किस प्रकृति के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, इनके बीच में एक विद्युत बल लग रहा होगा, सपोज वो बल क्या है, F है। ठीक है, इस बल को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं कि कितना आवेश है और कितनी दूरी पर रखा जाए। जब हम दूरी को बदलते हैं तो भी बल जो है बदल जाता है, जब आवेशों का मान बदलते हैं तो भी बल बदल जाता है। तो दोस्तों कितना आवेश लेने पर या कितनी दूरी पर उन्हें रखने पर बल किस प्रकार बदलता है,
अर्थात बल का मान कितना होता है कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को बताया था कूलाम ने अपने नियम के, ठीक है, नियम में, ठीक है, नियम के इनके कूलाम के नियम के आधार पर हम इस बल को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे, देखिए कूलाम ने बताया था कि जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में कुछ दूरी पर रखे हैं, सपोज r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल होता है सदैव आवेशों के गुणनफल Q1 और इंटू Q2, आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दिया था पहला नियम। और दूसरा नियम क्या था कि उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल जो होता है सदैव उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। और ये हमारा क्या नियम नंबर 2। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 व 2 को मिला दिया, 1 व 2 को मिलाने पर दोनों समीकरणों को एक साथ मिला दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये देखिए यहाँ से हमने इसको हटाया तो सदैव जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हम कह सकते हैं जहाँ K एक नियतांक है, ठीक है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा एक और के लगा दिया मैंने स्मॉल के इसमें, ठीक है, इसका मान कितना होता है, इतना होता है। तो दोस्तों हमने लिख दिया है कि इतना होता है, जहां पर स्मॉल के जो है ये क्या है, माध्यम का, किसी माध्यम यानी जो भी माध्यम यहां भरा है माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है दोस्तों। ये क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। जैसे कि आपने देखा है ना, मान लीजिए कोई माध्यम है तो जब प्रकाश की चाल किसी माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो विचलित हो जाती है अपने रास्ते से, यानी कि अपने रास्ते से हट जाती है, तो थोड़ा सा मुड़ जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि आपने माध्यम बदला है ना, तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग होती है। अर्थात हम कह सकते हैं माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है जो उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। दोस्तों इसी तरीके से माध्यम का क्या होता है, यहाँ पर परावैद्युतांक भी होता है, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत जब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ते हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं इसी प्रकार माध्यम का परावैद्युतांक। यानी अलग अलग माध्यम में देखा जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अर्थात माध्यम का फर्क यहाँ भी पड़ेगा, बल पर भी पड़ेगा। और इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि माध्यम का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा जो उस पर क्या डाल रहा होगा, उस पर प्रभाव डाल रहा होगा दोस्तों। तो माध्यम बदलने से बल बदल जाता है, अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक का इस पर फर्क जरूर पड़ता है, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए हम जानते हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए दोस्तों स्मॉल के का मान जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक, वो कितना होता है, सदैव 1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहां से अगर मैं इस मान को इसके अंदर रख दूं तो कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोस्तों एक हमारा जो फॉर्मूला बन गया कूलाम का नियम, ये बन गया, ठीक है। और वायु निर्वात के लिए के का मान क्या हो जाएगा, 1। तो हम कर सकते हैं वायु या निर्वात के लिए बल कितना हो जाएगा, F, इसको F नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं हम वायु निर्वात के लिए। तो दोस्तों ये हमारा K का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो K को हटा सकते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो वायु निर्वात के लिए मैंने K का मान 1 कर दिया है, होता है दोस्तों। तो ये किसी माध्यम में है और ये होता है वायु या निर्वात में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका मान कितना होता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ होता है ये हमारा, वायु या निर्वात में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के को मैंने क्या कर दिया 1। इसका मान जब हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों सदैव 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो आया है ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की, इसे कह सकते हैं हम क्या होता है, ये निर्वात की
विद्युतशीलता। दोस्तों ये जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसका मान जो होता है क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं इसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये मान भी क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब आप एक काम कीजिए, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा 9 गुणा 10⁻9 कहाँ से आ गया। तो दोस्तों आप एक काम करें, 4 पाई की जगह 22/7 या 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, इसको रखकर इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप, तो वो इतनी ही आएगी। तो दोस्तों ये कहीं और से नहीं आई है, एप्सिलॉन नॉट और पाई की वैल्यू रखने पर, इसको पूरा सॉल्व करने पर जो आता है वो यही आता है दोस्तों। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या रहती है, इसलिए किसका मान है, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक ये जो लिया था ना मैं के, इसका मान आ गया दोस्तों। अब ये तो के का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात के लिए, और इसका मान सदैव इतना आता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल किया करेंगे तो इसमें हम इसकी जगह या इसकी जगह, या तो इसको या सीधा इसको, इन दोनों की जगह हम क्या कर लिया करेंगे, इस वाली वैल्यू को रख लिया करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखो, सही है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया था आपको। तो ये है हमारा कूलाम का नियम, और इसका फाइनल आंसर या तो ये हो सकता है या ये होगा, किसी माध्यम में ये रहेगा और वायु निर्वात के लिए ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक अगला। दोस्तों अगला हम टॉपिक लेते हैं इसमें विद्युत द्विध्रुव। इसको कहते हैं दोस्तों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है दोस्तों, चलिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो हमने क्या कर लिया, हमने दो परिमाण में बराबर आवेश क्यू क्यू, परंतु प्रकृति में विपरीत, एक -q और एक +q। जब दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं, अति अल्प दूरी, अति अल्प का मतलब समझ रहे हैं आप, अति अल्प का मतलब है बहुत 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 कम है इनके बीच की दूरी, शायद इतनी कम कि शायद आपको आंखों से दिखाई भी ना दे इनके बीच की दूरी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम HBr, NaCl, ठीक है, और NH3 इत्यादि, इसके काफ़ी सारे क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि NaCl की बात करते हैं, NaCl की, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो दोस्तों एक देखो, ये क्या है धनायन और ये है ऋणायन, यानी दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है, बराबर बराबर है, लेकिन इनके बीच में एक क्या होती है दोस्तों, एक दूरी भी होती है, और ये दूरी कितनी होती है, अति अल्प दूरी होती है, तो बहुत कम। तो जैसे कि मान लीजिए एक नमक का कण है, ये क्या है, नमक है, नमक का एक छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा एक कण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नमक का एक परमाणु ले लिया हमने, तो उसमें देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि दोनों आवेश होते हैं, ठीक है, परिमाण में बराबर दो आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और एक दूसरे से बहुत अति अल्प दूरी पर होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी कम दूरी है इनके बीच की, लेकिन होती है दूरी इनके बीच में। तो जब दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो बने इस समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोस्तों नाम से भी समझ में आ रहा है, विद्युत, विद्युत शब्द आता है वहां जहां पर आवेश की बात हो, और द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब सिरे, तो दो सिरे बन रहे होते हैं, दो ध्रुव बन रहे हैं, देखो ठीक है, दो ध्रुव बने, एक धन का एक ऋण का, तो दो सिरे बन रहे हैं, यानी द्विध्रुव है, और कैसा है, आवेश रखा है, आवेशों के कारण बना हुआ है, तो इसलिए कहेंगे इसको विद्युत। तो दोस्तों नाम से भी दिखाई दे रहा है आपको विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, अति अल्प है, और वो मैंने क्या मान लिया, 2L मान लिया दोस्तों। क्या मान लिए, 2L मान ली है। ठीक है, अब हम द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका हमें चाहिए आघूर्ण। कैसे निकालेंगे, देखो हमने इसका आवेश का परिमाण लिया है, किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लिया, और इनके बीच की जो दूरी है अति अल्प दूरी कौन सी है, 2L है, इससे कर दी मल्टीप्लाई। तो ये जो हमें कैलकुलेट करने के बाद जो चीज मिलेगी वो ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे हम, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और दोस्तों इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैसे जो होती है ये क्या है, एक सदिश राशि होती है दोस्तों। क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब सदिश राशि है दोस्तों तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी। तो दोस्तों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश -q से +q आवेश की तरफ इसकी क्या होती है, दिशा होती है। तब ये पूछ लेते हैं कि इसकी दिशा है, ये कैसा है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होगी, तो बताइए क्या होगी। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखो फॉर्मूला होता है E = F/Q0, जहां पर Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है। और हमने कर लिया है इसमें, यदि परिभाषा बनाने के लिए, यदि Q0 जो है वो क्या है, +1 कूलाम है दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, यदि हमने Q0 का मान +1 कूलाम ले लिया है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E वो विद्युत बल के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमारी परिभाषा बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। क्या बनेगी, देखो समझने की कोशिश करें। एकांक धनावेश पर, एक कूलाम आवेश कह दीजिए आप, या एकांक धनावेश कह दें, बात एक ही है। एक कूलाम धनावेश पर, या कह सकते हैं कि एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो ये देखा है। ठीक है, इसी से हम निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो F है ये क्या है, विद्युत बल है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल अगर हम इसमें रख दें इस F की जगह पर, तो हमारी तीव्रता जो निकलेगी वो बिंदु आवेश के कारण निकल के आ जाएगी। तो F क्या है, बिंदु आवेश के कारण बल, जिसे हम कूलाम का बल कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, K Q1 Q2/r²। और K का मान क्या था दोस्तों, यहाँ पर जहां हम लिख सकते हैं, जहां K क्या है, 1/4πε0 है। ठीक है, K होता है। ठीक है,
y1 निर्वात के लिए हम k को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं दोस्तों। तो k का मान 1/4πε0 है, ठीक है। और क्यू नॉट का क्या कर रहे हैं, इसमें भाग कर रहे हैं हम। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने Q1 Q2 लिए हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं इसमें कंडीशन ले लूँ, एक आवेश है Q और दूसरा आवेश ले लिया मैंने यहाँ पर क्या, Q0, तो इनके बीच में बल क्या लग जाएगा, F बराबर 1/4πε0, ठीक है। या इसको हम सीधा सीधा क्या लिख दें, K लिख दें, ठीक है। तो Q0 बटे r², दूरी है इनके बीच की r, तो बल कितना हो गया दोस्तों, Q0 बटे r²। तो इस कंडीशन में ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, Q0 ले सकते हैं। Q0 देखो दोस्तों, ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, तो Q1 Q2 का मतलब ये नहीं है कि आपको Q0 नहीं लेने हैं। Q1 Q2 का मतलब पहला आवेश और दूसरा आवेश, यानी दो आवेश है, पहला और दूसरा, उनके बीच में बल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक Q मान लिया, एक Q0 मान लिया, तो पहला बल Q है और दूसरा Q0 है आवेश, ठीक है। तो इनके बीच में बल निकाल रहे हैं हम, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे r², ठीक है दोस्तों। और K का मान क्या है यहाँ पर, ये इतना है। तो यही है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं। ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लें दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे लेते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब हम तीव्रता निकालेंगे वो विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। और दोस्तों ये हम दो स्थितियों पर निकाल सकते हैं। पहला है अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा निकालेंगे हम निरक्षीय स्थिति पर, जो कि हम इससे अगला टॉपिक लेंगे। तो अक्षीय स्थिति पर देखो दोस्तों, ये क्या है, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि AB है और -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। सपोज इसका मध्य बिंदु जो है वो O है। दोस्तों दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, अति अल्प दूरी 2L होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो गई, यानी A से O की दूरी जो होगी वो L और O से B तक की दूरी वो भी क्या है, L है। और दोस्तों हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति क्या होती है, जब हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाते थे दोस्तों, तो ये जो रेखा आती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यही होती है हमारी अक्षय रेखा। और इस अक्षय रेखा पर हम किसी भी स्थिति पर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए एक बिंदु ये रहा आपका P अक्षीय रेखा पर, अर्थात ये क्या हो गया, अक्षय स्थिति पर बिंदु हो गया। और इस अक्षीय स्थिति पर ही हम क्या निकाल रहे हैं, तीव्रता, अर्थात हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो दोस्तों पहले हम +Q की वजह से देखेंगे। जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं दोस्तों, उस बिंदु पर हम क्या मान लेते हैं, प्लस का 1 कूलाम आवेश मान लेते हैं। तो प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, अर्थात प्लस की वजह से जो तीव्रता होगी वो क्या रहेगी, E1 मान लीजिए, और वो क्या रहेगी, दूर की तरफ रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों माइनस जो होगा, -Q आवेश, एक तीव्रता इस -Q आवेश की वजह से भी होगी इस P पर। तो माइनस जो करेगा प्लस को आकर्षित करने की कोशिश करेगा, अर्थात इधर को बल लगाएगा। तो दोस्तों हमने दोनों ही तीव्रताएं निकाल ली, E1 और E2। तो ये जो E1 है वो +Q आवेश के कारण तीव्रता है बिंदु P पर, और E2 क्या है, -Q आवेश के कारण तीव्रता है, जो कि इधर रहेगी। दोस्तों तीव्रताएं जो आ रही है एक दूसरे क्या आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, अर्थात बड़ी वाली में से छोटी वाली तीव्रता के मान को घटाकर हम इनका परिणामी निकाल सकते हैं। और जो परिणामी इनका आएगा दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल डेराइव होकर के, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं E1 E2 के मान कितने होंगे। +Q आवेश माना +Q आवेश के कारण बिंदु P पर
तीव्रता, और वो दोस्तों हम मान लेते हैं E1 है, E1 मानिए, और इसका मान क्या होगा, अभी मैंने दोस्तों निकाला था E बराबर 1/4πε0, और इसका मान है K, Q बटे क्या होता है, दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। अब दोस्तों दूरी कौन सी आएगी, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। मान लीजिए जो P बिंदु है वो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है दोस्तों, यहाँ से तक दूरी r है, और हमको क्या निकालनी है दोस्तों, ये हमारी B से P तक की दूरी चाहिए। B से P तक क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम P बिंदु पर निकाल रहे हैं तीव्रता, और प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं जो कि B बिंदु पर रखा है, अर्थात हमें B से P तक की दूरी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है हमारी R है, और इसमें से ये जो है इतनी वो L है, तो R में से जब ये L कम हो जाएगी तो ये रहेगी आपकी R माइनस L, अर्थात हम कह सकते हैं कि BP दूरी क्या है, R माइनस L के बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम आगे निकालेंगे प्लस माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P पर, तो माइनस Q रखा है A बिंदु पर, और प्लस इस P बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो आपको AP दूरी चाहिएगी, और AP दूरी जो होगी दोस्तों क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक L, यानी R प्लस L, तो ये R प्लस L हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो कितनी दूरी है हमारी, BP है दूरी, और जो कि कितनी हमारी R माइनस L है, और इसका क्या आता है दोस्तों, स्क्वायर आता है, और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P, जो कि क्या रहेगा, E2 रहेगा, और फॉर्मूला क्या रहेगा, Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास AP दूरी आएगी इस बार, और AP का मान कितना है, R प्लस L है, मैंने वहाँ रख दिया है। ये आ गई हमारी दूसरा समीकरण। अब हमें क्या निकालना, देखो तीव्रताएं मिल गई, इन दोनों का परिणाम ही निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आ जाएगा हमारे पास। तो हम निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जिसको हमने मान लिया दोस्तों E, जो कि कितना होगा, E1 माइनस E2। ठीक है दोस्तों, देखिए E1 का मान ज़्यादा रहेगा, E2 का मान कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दूरी क्या है, R माइनस L कम है और R प्लस L ज़्यादा है। दूरी कम होने से तीव्रता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, दूरी कम होगी तो तीव्रता का मान ज़्यादा होगा, अर्थात R माइनस L का मान कम होता है, अर्थात E1 का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हम परिणामी तीव्रता ज़्यादा में से कम वाली को घटाकर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ से E1 और E2 के मान लिख दीजिए। E1 का मान है Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का मान है Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो E बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, KQ को हमने क्या कर दिया है, KQ कॉमन कर दिया दोस्तों, और ये रह गया हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, E बराबर KQ, और हमने दोस्तों यहाँ से R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर कर दिया कॉमन। दोस्तों इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ से ये R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। हमने एलसीएम कर दिया दोस्तों। ठीक है, नया कुछ नहीं है, एलसीएम लिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको हम खोल देंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, फिर हम A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। और दोस्तों ये जो है हमारा A प्लस बी A माइनस बन रहा है, जो कि क्या है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर चल ही रहा है भाई। R प्लस एल R माइनस एल यानी A प्लस बी माइनस बी, इसको लिख देंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर चल ही रहा है, तो आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर भी कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए आगे, KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL,
यहाँ हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर, यहाँ माइनस के एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2RL। और दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो है दोनों आपस में क्या हो गए, खत्म हो गए। और इसके बाद दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, और बाकी को हम यहाँ करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, तो ई का मान जो बचा है वो लिख दीजिए यहाँ पर KQ। दोस्तों यहाँ से 2RL 4RL हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो L जो होता है वो बहुत छोटा होता है R से, अतः एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। अतः हम क्या कर सकते हैं, L को छोड़ने पर L को छोड़ देते हैं, क्योंकि L बहुत छोटा होता है R की तुलना में, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, बहुत नगण्य होने के कारण इसको L को छोड़ देते हैं, L को 0 मान लेते हैं, छोड़ने का मतलब 0 मान लेते हैं। तो KQ 4RL को हम दोस्तों 2 × 2RL कर देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया दोस्तों। इसका मतलब यहाँ क्या रह गया, KQ 2 × 2RL अपॉन R की पावर 4 हो गया, और दोस्तों एक R यहाँ से कैंसिल होकर पावर रह गया 3। तो इस E का मान हो गया दोस्तों, थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या है देखो, K × 2 K × 2, ठीक है, इंटू, इसको एक काम करते हैं, K × 2 ले लिया, 2QL, इसको कर देते हैं एक तरफ, और दोस्तों क्या रहेगा ये R की पावर 3। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम 2QL जो होता है, ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो E बराबर कितना हो गया यहाँ से, K और 2, ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P अपॉन R की पावर 3, जहां P क्या है दोस्तों, Q × 2L होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, या 2QL होता है, तो इसलिए हमने 2QL को P लिख दिया दोस्तों। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, यदि हम K का मान जो हम जानते हैं, अगर हम वो रख देते हैं, क्या होता है K का मान, देखते हैं दोस्तों। मैंने क्या होता रखा है, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक K का जो मान होता है वो 1/4πε0 होता है वायुयान निर्वात के लिए। तो इसकी जगह हम वो रख करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, 1/4πε0 2P/R की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, आप किसी भी न्यूमेरिकल में या फिर किसी भी डेरिवेशन में आप डायरेक्टली यहाँ से भी रख करके, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ भी रख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, K का मान रख दिया बस हमने, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर आप इस वैल्यू को इसमें रख देंगे K की जगह पर, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद दोस्तों अब हम निकालते हैं इसकी द्वितीय स्थिति, जिसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति, उस पर तीव्रता कितनी होगी। देखिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं निरक्षीय स्थिति का। दोस्तों हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, चित्र को समझने की कोशिश करेंगे निरक्षीय स्थिति पर कैसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है AB, और ये -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होगा। इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया O, और दूरियां जो होंगी वो LL रहेंगी पहले की तरह। और निरक्षीय स्थिति होती है दोस्तों ये,
मध्य बिंदु से जब आप लंबवत रेखा खींचते हैं दोस्तों, यही हो जाती है हमारी निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति पर हमने कोई ले लिया एक बिंदु P, और इस P बिंदु पर अगर हम तीव्रता निकाल दें इस द्विध्रुव के कारण, तो ये हो जाएगी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो दोस्तों देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको देखिए, ये जो दूरी है O से P तक की है वो ले ली हमने R। ये जो रहेगी दूरी AP वो कितनी रहेगी, √R² प्लस L²। ठीक है दोस्तों, इतनी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये बन गया एक हमारा समकोण त्रिभुज। तो कर्ण जो होता है √ में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार से जब आप ये दूरी निकालेंगे आप BP दूरी, तो वो भी कितनी आएगी, सेम रहेगी R² प्लस L²। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, AP और BP क्या है हमारी बराबर बराबर है दूरियाँ, और इनका मान √R² प्लस L² के बराबर है। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं तीव्रता निकालते हैं। पहले हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो देखो प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, अर्थात बल लगेगा इधर, तो तीव्रता जो रहेगी E1 इधर रहेगी। ठीक है, और माइनस Q के कारण देखो माइनस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित कर रहा होगा, अर्थात इस दिशा में लग रही होगी, तीव्रता की दिशा होगी, और ये रहेगी हमारी माइनस Q आवेश के कारण। तो दोस्तों हमारी तीव्रताएं होगी, माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर इसको मैंने E1 नाम दिया दोस्तों, जो कि कितना होगा, K Q बटे क्या होगा, दूरी का वर्ग, और दूरी क्या है AP, प्लस Q के कारण निकालें तो BP दूरी है, जो कि कितना आएगा, सेम रहेगा √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, K Q बटे R² प्लस L²। दोस्तों इसी तरीके से हम माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो दोस्तों वो क्या रहेगी, मान लीजिए हमारी E2 रहेगी, वहाँ भी मान रखी है मैंने, कितना रहेगा K और Q बटे √ में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा दोस्तों R² प्लस L²। इसी प्रकार आ गया ये हमारी आ गई दोस्तों समीकरण 1, और ये आ गई समीकरण नंबर 2। और दोस्तों हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, दोनों समीकरणों को देखने की कोशिश करें आप। E1 और E2 दोनों के मान क्या आ रहे हैं दोस्तों, समान आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से तीव्रताएं क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2 है, तीव्रताएं क्या आ गई, बराबर आ गई दोस्तों। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है। अब परिणामी तीव्रता, अब दोस्तों परिणामी तीव्रता को E मान लेते हैं, जो कि किसके बराबर होगी, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। परिणामी तीव्रता कैसे निकालें, देखो दोस्तों तीव्रता जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इसके दो घटक आपको करने पड़ेंगे, और ये मान लीजिए थीटा एंगल है। ठीक है, तो देखिए ये घटक जो होगा इसका E1 के दो घटक होंगे, एक एक्स अक्ष दिशा में और एक वाई अक्ष दिशा में। एक्स अक्ष दिशा में होगा आपका E1 cos थीटा, ऐसे ही इसका वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा, E1 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमें E2 के भी दो घटक करने पड़ेंगे। इस E2 के दो घटक, एक एक्स अक्ष की दिशा में रहेगा, जो कि क्या रहेगा आपका E2 cos थीटा रहेगा, और एक आपका हो जाएगा नीचे की तरफ वाई अक्ष की दिशा में, यानी कि E2 sin थीटा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल गए, चार घटक मिले, चार घटके हो गए इसके बन करके, यानी E1 E2 के चार टुकड़े कर दिए हमने। E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 के करे E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब परिणामी तीव्रता जो निकलेगी दोस्तों E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, इन चारों के कारण निकलेगी। ठीक है, अब इन चारों में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि E1 और E2 क्या है, हमारा आपस में बराबर है, अर्थात E1
और E2 क्या है हमारा बराबर, तो इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। ये E1 और E2 दोनों आपस में बराबर होने से दोनों घटक आपस में क्या हो गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर हो गए दोस्तों। जब दो समान, ठीक है, जब दो समान क्या कह सकते हैं, समान भौतिक राशियां, ठीक है, जब दो समान भौतिक राशियां परिमाण में कैसी हो, बराबर हो और दिशा में हो विपरीत, तो एक दूसरे को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसका मतलब E1 sin थीटा से E2 sin थीटा अपना खत्म, क्योंकि दोनों कैसी हैं भौतिक राशियां, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगी। तो चारों में से दोस्तों हमारे दो घटक तो आपस में खत्म ही हो गए, बचे क्या हमारे दोनों घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोस्तों ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, एक ही दिशा में, तो ये जुड़ जाएंगे। जब दो बराबर और विपरीत दिशाओं में होती हैं, ठीक है, भौतिक राशियां, तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रभाव को खत्म कर देती हैं, अर्थात एक दूसरे को घटा कर निकाल सकते हैं। तो E1 sin थीटा में से E2 sin थीटा घटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 आएगा आंसर, इसलिए काट दीजिए। ये दोनों क्या है, एक दिशा में, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे हम दोस्तों। तो परिणामी तीव्रता जो आई वो इन दोनों घटकों के कारण आई है दोस्तों, दो घटक कटने के बाद। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो E का मान कितना हो जाएगा, हम जानते हैं E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, E1 और E2 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब E2 को भी हम E1 लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो गया, 2E1 cos थीटा हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा E1 और E2 क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए E2 को हटाकर E1 लिख देंगे हम, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। और दोस्तों ये होगी हमारी, मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों अगर हम एक काम कर दें, समीकरण नंबर 3 में एक तो E1 आया है, ये रहा E1 का मान, ये अगर E1 की जगह E1 का मान ये उठाकर लिख दें और cos थीटा का मान चित्र से निकाल लें, फिगर से, तो इसको हम आगे करके इसको इन E1 और cos थीटा की वैल्यू रखकर इसमें फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, चित्र से क्या है cos थीटा, तो cos थीटा निकाल दो आप। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मान लीजिए ये हमारा ये है, ये वाला ले लिया हमने त्रिभुज, ठीक है, AOP समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका L और कर्ण क्या है दोस्तों, AP, और AP हमने क्या लिख रखी है, √R² प्लस L², ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास E1 का मान ये रहा और cos थीटा का मान जो है वो ये है, इन दोनों को रख देंगे हम। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर 2, E1 का मान क्या है दोस्तों, ये रहा KQ बटे R² प्लस L² इंटू cos थीटा, और cos थीटा का मान ये रहा L बटे √R² प्लस L²। अब दोस्तों यहाँ से हम देखना क्या करते हैं, इसमें 2Q और L, 2QL इसको कर दी दोस्तों पास, और दोस्तों ये जो है R² प्लस L², इसकी पावर टोटल कितनी हो जाएगी, ये एक पावर और अंडर रूट मतलब आधा पावर। दोस्तों यहाँ R² प्लस L² की एक पावर है, यहाँ आधी पावर, एक और आधी 1.5 पावर, और 1.5 को क्या कर सकते हैं हम 1/3/2, सॉरी, ठीक है, आप खुद निकाल के देख लीजिए, एक में आधा जोड़ दीजिए तो 3/2 होता है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कर देंगे। और दोस्तों ये जो 2QL होता है, ये क्या होता है, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण P होता है, तो हम लिख देंगे E बराबर KP/R² प्लस L² की पावर 3/2, क्योंकि हम जानते हैं P का मान क्या होता है, Q इंटू 2L होता है दोस्तों, इसलिए हमने क्या कहते हैं 2QL को हटाकर P कर दिया है। अब दोस्तों एक लाइन हम यहाँ से मिटा करके इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे यहाँ पर रफ करके। अब देखिए क्या फाइनल आंसर आपका आ चुका है लगभग। दोस्तों L जो होता है ये बहुत छोटा होता है R से, आते हम क्या कर देंगे, L को छोड़ने पर, पहले की तरह वही कंडीशन लगा दी हमने, छोड़ने पर। और दोस्तों जब हम L को छोड़ देंगे तो देखो क्या रहेगा, E बराबर KP/R² की पावर कितना हो गया दोस्तों, 3/2 हो गया, क्योंकि L को मान लिया हमने 0, छोड़ दिया L को, तो 2 से ये पावर 2 खत्म, E बराबर आ जाएगा दोस्तों KP/R²
P अपॉन R की पावर 3। तो ये हो गया हमारा क्या, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। दोस्तों अगर यहाँ पर आप चाहें तो आप K को बता सकते हैं, जहाँ K क्या है, वायुमंडल निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान, ठीक है। और आप चाहें तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो इसे लिखने के बाद इसे अलग से लिख दें तो चल जाएगा, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3, ये बन गया आपका फाइनल रिजल्ट। यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो ये लिखना जरूरी है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। P की वैल्यू, K की वैल्यू को रख करके आप बता सकते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ होता हमारा, देखो दोस्तों, ये निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई आपकी। तो दोस्तों ये रहा हमारा, देखो ये मैंने आज कुछ कराए हैं, कुछ शॉर्ट तरीके से कराए हैं मैंने आपको ये डेरिवेशन दोनों ही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको एक छोटा सा टॉपिक और रह गया दोस्तों, वो क्या टॉपिक है हमारा, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलागुण। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, और छोटा सा है, इसको भी हम इसी वीडियो में कर देते हैं, इस चैप्टर को पूरा ही हम खत्म कर देते हैं इस वीडियो के अंदर ही। चलिए दोस्तों, ये है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, और ध्यान रखना एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा समांतर बल रेखाओं से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या कर दिया है, एक द्विध्रुव को रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव को रख दिया है। सपोज ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है दोस्तों, इसको हमने रखा, और मान लीजिए कैसा रखा है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर रखा है। दोस्तों जैसे ही इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा, इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा जो क्या करेगा, इसका घुमा देगा इसको, ठीक है। तो चलिए इस पर बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस पर दो बराबर तथा विपरीत बल लगते हैं। एक तो बल इस पर लग रहा होगा F बराबर QE, और एक इस दिशा में लगता है F बराबर QE। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी विद्युत क्षेत्र E में जब भी कोई आवेश Q रखा जाता है, सदैव उस पर एक बल F बराबर QE लगता है। तो इस पर एक बल इधर लग रहा होगा, इस पर एक बल इधर लग रहा होगा, तो दोनों आवेशों पर क्या लग रहा होगा, विद्युत बल लग रहे होंगे विद्युत क्षेत्र E के कारण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बराबर और विपरीत बल लगते हैं, तो एक बल इधर और एक बल इधर, ऐसे करके जब ये लगेंगे बल, तो ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा द्विध्रुव। तो घुमाने के लिए क्या चाहिए, हमेशा बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, अर्थात इस पर क्या लग रहा होगा, इन दोनों आवेशों के कारण बलाघूर्ण लग रहा होगा, जो कि इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो बलाघूर्ण कैसे निकलता है दोस्तों, तो बलाघूर्ण के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम बलाघूर्ण। दोस्तों हम जानते हैं बलाघूर्ण जो होता है, इसको हम करते हैं बल गुणा लंबवत दूरी से निकालते हैं, लंबवत दूरी। अब दोस्तों हमारे पास लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी को हमें इस फिगर के अंदर देखना है कौन सी होती है लंबवत दूरी, क्योंकि हमें बल तो पता है QE, लेकिन लंबवत दूरी नहीं पता दोस्तों। इसलिए सबसे पहले लंबवत दूरी निकालेंगे इस फॉर्मूले में, इस चित्र से। देखो दोस्तों ये जो रहेगी ना आपकी, ये C बिंदु है, मान लो इस C, तो ये जो आपकी BC जो लाइन है, ये BC दूरी है, यही होती है हमारी लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लंबवत दूरी जो है दोस्तों हमारी क्या है, BC है, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं दोस्तों, इसमें लंबवत दूरी के लिए देखो हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, जो कि क्या है, इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो लंब है, यानी हमको लंब चाहिए। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, अल्प दूरी 2L होती है दोस्तों। इसका मतलब लंब निकालना, और कर्ण हमें दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना, लंब और कर्ण। और लंब और कर्ण किस में आते हैं दोस्तों, साइन में आते हैं, तो आप साइन लगाएंगे। तो चित्र से आप देखेंगे, चित्र से साइन थीटा लगा दीजिए आप, जो कितना होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है आपका BC, और कर्ण क्या है आपका AB। आपको लंबवत दूरी क्या चाहिए, BC, तो इसका मतलब क्या होगा, BC बराबर हो जाएगा साइन, इसे कर देंगे AB इंटू साइन थीटा, AB साइन थीटा। और दोस्तों BC का मतलब हो गया AB, और AB का मान कितना है दोस्तों, 2L है, यानी कि 2L साइन थीटा।
दोस्तों हमारी यहाँ से लंबवत दूरी BC निकल के आ गई है। अब हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों टॉर्क कितना होगा, बल कितना है उसका QE है, F जो कितना है QE, और लंबवत दूरी क्या है आपकी 2L sin थीटा BC है ना। ठीक है, इसको एक बार एक काम कर ले, पहले ऐसे लिख दें F इंटू BC, अब ठीक रहेगा। बल है आपका F बराबर QE और BC आपकी 2L sin थीटा। ठीक है दोस्तों, और टॉर्क कितना हो गया, Q इंटू 2L हो गया दोस्तों P, और ये हो गया हमारा E, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा हो गया। हमने यहाँ पर लिखा है P बराबर है Q इंटू 2L दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। यदि हम एक काम कर दें, थीटा बराबर 0 ले लें दोस्तों। जब हम थीटा बराबर 0 लेते हैं, अर्थात कहने का मतलब है विद्युत द्विध्रुव कैसा रखा है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा, ऐसे रखा हुआ है। थीटा 0 होने से दोस्तों क्या हो गया, साइन 0, और साइन 0 का मान 0, इन टॉर्क का मान क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। 0 का मतलब है ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा होता है तो उस पर कोई भी बलाघूर्ण नहीं काम करता है। अगर बल आघूर्ण लगता है तो वो क्या होता है, बहुत ही कम लग रहा होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम इसमें, फर्स्ट, और ये हमारी सेकंड। यदि थीटा बराबर क्या है हमारा 90 डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री, ये रहा है, ऐसे करके रखा है। विद्युत ध्रुव कैसे रखा है, ऐसे से ऐसे कर दिया हमने। तो दोस्तों क्या होगा, 90 होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो गया। तो इसका मतलब टॉर्क का मान क्या आ गया दोस्तों, हमारा PE के बराबर आ गया। और दोस्तों ये जो मान होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ लंबवत रखा जाता है तो उस कंडीशन में उस पर सबसे अधिक बलाघूर्ण लग रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही दो स्थितियाँ काफ़ी हैं, और ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया हो, शॉर्ट मेथड से कराए मैं साइड आंसर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों अगर पहली बार आए हैं। ठीक है, और यह आपने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। इसी तरीके से वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती। मैं हूँ गौरव सिंह। ठीक है, लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।